Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on stereoisomerism. आज मैं स्टेरियोआइसोमरिज्म के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन एटम के बारे में समझाने वाला हूं और आपको बोलने वाला हूं जो ऐसा क्वेश्चन जब यूनिवर्सिटी लेवल में आपको पूछा जाएंगे, बोर्ड लेवल में आपको पूछा जाएंगे, तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखोगे। तो ये टॉपिक जानने से पहले और इस टॉपिक को समझने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं जो आज की वीडियो को और आज के लेक्चर को आप जब देखोगे प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना वीडियो को और उसके साथ ही साथ वीडियो को प्लीज कमेंट भी करना। तो उसके साथ आपको वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा क्वेश्चंस जो इस टॉपिक रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मेरा बाकी सभी वीडियो को लिंक भी यहाँ पर मिल जाएंगे, तो उस लिंक को क्लिक करके भी आप बाकी सभी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं आज के टॉपिक को जो ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो इस क्वेश्चन को जब पूछा जाता है तो क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाते हैं जो आप एक्सप्लेनेशन करो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये एक्सप्लेनेशन रखा था और आपके सामने मैंने ये समझाया था जो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है तो उस कंडीशन में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है जो कंपाउंड के पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना ही चाहिए। लेकिन इस जगह पे मैंने बार बार आपको ये चीज समझाया जो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कंपाउंड का मिरर इमेज होना चाहिए और उसके साथ ही साथ कंपाउंड के ऊपर से जब प्लान ऑफ पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे तो रोटेट होना चाहिए। तो जब वो रोटेट करवा सकता है, जब उस कंडीशन में कंपाउंड मिरर इमेज जनरेट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको यही याद रखना है जो कंपाउंड आपको क्या होंगे, कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो कंपाउंड के पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है। तो आज मैं आपको यही समझाने वाला हूं जो कुछ एग्जांपल ऐसा है जो एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा जैसे एलीन से, बाइफिनाइल से, जहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं जो कंपाउंड के पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है फिर भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट में क्या हम लोग आपको देखेंगे और क्या हम लोग आपको समझाएंगे। सो कंपाउंड containing a chiral carbon are optically active. However, there exists some compound which does not possesses any type of a chiral carbon, but they are optically active by the help they are going to be providing the molecule of the dosimetry. तो इसका जो एग्जांपल मैंने आपको बोला, मैंने अभी बोला आपको इसको समझाऊंगा मैं बाय द हेल्प ऑफ एलीन डेरिवेटिव। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलीन का मतलब क्या होते हैं। सो एलीन इस वर्ड को आप देखोगे तो इस जगह पे आप देख पाओगे जो यहाँ पर ईएनई वर्ड यूज किया गया है और वर्ड के पीछे हम लोग यहाँ पर ईएनई वर्ड देख पा रहे हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईएनई वर्ड का मतलब क्या होते हैं, ईएनई वर्ड का मतलब ये हो रहा है जो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कौन से बॉन्ड में जुड़ेंगे, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ आप यहाँ पर डबल बॉन्ड में जुड़ा होंगे। और इस जगह पे आप देख सकते हो जो यहाँ पर एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ और दूसरी कार्बन तीसरी कार्बन के साथ यहाँ पर वो डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग इसे एलीन के नाम से जानते हैं। और ऐसा डेरिवेटिव को जो डेरिवेटिव के अंदर हम लोग यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देन डबल बॉन्ड कार्बन देखेंगे और उस कंडीशन में हम लोग इसे क्या बोलेंगे, उस जगह पे हम लोग इसे एलीन डेरिवेटिव के हिसाब से उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यही देखने वाले हैं जो एलीन डेरिवेटिव के अंदर हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो अभी ये जो एलीन डेरिवेटिव है तो इसको हम लोग अभी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जो एग्जांपल के हिसाब से हम लोग यहां पर ले रहे हैं 1,3 डाइफिनाइल प्रोपाडाइन, तो ये भी एक एलीन है एंड पर्टिकुलरली ये जो 1,3 डाइफिनाइल प्रोपाडाइन के हम लोग एग्जांपल देखें तो इस जगह पे भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशंस देखेंगे। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशंस इसीलिए देखेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं जब एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन को कोई बॉन्ड फॉर्मेशंस होते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशंस होना ही चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशंस देख पाएंगे। तो क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो यहाँ पर हम लोग ने कितनी कार्बन देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कार्बन देख रहे हैं 3, एक कार्बन 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन। तो यहाँ पर जो 3 कार्बन हम लोग देख रहे थे इस जगह पे इस पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं इस 3 कार्बन के अंदर जो कार्बन नंबर 1 इसे हम लोग कार्बन नंबर 1 कंसीडर करें, इसे हम लोग कार्बन नंबर 2 कंसीडर करें और इसका कार्बन नंबर 3 कंसीडर करें तो कार्बन नंबर 1 एंड 2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp टाइप की है और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के साथ 3 की हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, यहाँ पर हम लोग sp2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर देख पाएंगे। और इस जगह पे इसे हम लोग ये जो कार्बन है जो कार्बन नंबर 2 में बोल रहा हूं इसे आप सेंट्रल कार्बन के हिसाब से कंसीडर करें तो वो सेंट्रल कार्बन ऑल्सो हैविंग द 2 p ऑर्बिटल जो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर में जो दो p ऑर्बिटल यहां पर है, दे p ऑर्बिटल दे आर परपेंडिकुलर एंड दिस
form the pi bond with the help of p orbital with the other carbon atom. As a result, the substituent at the end of the molecule are the plan which are perpendicular to the substituent at the end. So the compound exists in the two form which are non-superimposable mirror image and they are optically active. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मिरर को हम लोग और मिरर के सामने हम लोगों ने कंपाउंड को रखा तो कंपाउंड के यहाँ पर मिरर इमेज जनरेट हुए। और मैंने आपको पहले ही बोला जो कंपाउंड के पास भले एसिमेट्रिक कार्बन एटम रहे, कंपाउंड के पास भले एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कंपाउंड के पास दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम रहे और कंपाउंड के पास मान लेते हैं कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, फिर भी कंपाउंड क्या हो सकता है, कंपाउंड ऐसा हो सकता है जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसा हम लोग बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको पहले लेक्चर में भी समझाया, जहां पर मैंने आपको लैक्टिक एसिड में देखा था कंपाउंड के अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम था, जहां पर टार्टरिक एसिड के अंदर मैंने आपको देखा था दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम था, वो लोग ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा था। वो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों हो रहा था? वो ऑप्टिकल एक्टिव इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो प्लान ऑफ पोलराइज्ड को रोटेट करवा रहा था। वो कंपाउंड क्या हो रहा था, उस कंपाउंड को मिरर इमेज जनरेट होते हम लोग देख पा रहे थे और इसीलिए वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा था। लेकिन जब यहाँ पर आज के लेक्चर में आप जो देख रहे हो एग्जाम्पल के हिसाब से 1,3 डाइफिनाइल प्रोपेनाइन, ये जो एग्जाम्पल है ये एल्कीन के एग्जाम्पल है, जहां पर आप देख पा रहे हो जो एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ एंड दूसरी कार्बन यहाँ पर आपका तीसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, जहां पर आप कोई भी टाइप के एसिमेट्रिक कार्बन एटम हम लोग यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव इसीलिए है क्योंकि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो जो कंपाउंड को जो हम लोग मिरर के सामने रख रहे हैं तो ये आपका कंपाउंड क्या कर रहा है, आपका मिरर इमेज को जनरेट कर रहा है और इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, द कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इनटू द टू सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पर हम लोगों ने देखा जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव यहां पर होंगे क्योंकि कंपाउंड यहां पर क्या कर रहा है, कंपाउंड यहां पर मिरर इमेज को जनरेट कर रहा है। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाने वाला हूं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइफिनाइल डेरिवेटिव। तो इस जगह पे दो फिनाइल ग्रुप आप देखोगे इसीलिए हम लोग इसे बाइफिनाइल बोलते हैं और इसका जो डेरिवेटिव बनते हैं उसे हम लोग इसमें बाइफिनाइल डेरिवेटिव के हिसाब से इसे कंसीडर करते हैं। तो बाइफिनाइल डेरिवेटिव के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, particularly in case of biphenyl derivative the substituent of biphenyl show optical isomerisms when the substituent in the second positions are large enough to prevent the rotation about the bond joining the two benzene ring। एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं बाइफिनाइल 2,2 डाइसल्फ्यूरिक एसिड कैन एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर हम लोग दो एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2,2 डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम ऐसे क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दो फिनाइल ग्रुप देख रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने मैंने यहाँ पर क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एज एन बाइफिनाइल क्योंकि यहाँ पर दो फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पर कितनी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर यहाँ पर जो सल्फोनिक एसिड के जो ग्रुप यहाँ पर 2 नंबर, इसे हम लोग कार्बन नंबर 1 इसे कार्बन नंबर 2 कंसीडर करें और इसे भी कार्बन नंबर 1 और इसे कार्बन नंबर 2 कंसीडर करें तो उस जगह पे हम लोग क्या देख सकते हैं, जो यहाँ पर दो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है और इस जगह पे SO3H जो ग्रुप जिसे हम लोग सल्फोहाइड्रिल ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप यहाँ पर दो जगह पे दो पोजीशंस पे है और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर बाइफिनाइल 2,2 डाइसल्फोनिक एसिड के हिसाब से कंसीडर करते हैं और इस जगह पे हम लोग इसको देख सकते हैं ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है। इसे आप पहला फॉर्म कंसीडर करो और इसे आप दो फॉर्म सेकंड फॉर्म कंसीडर करो तो उस जगह पे हम लोग इसे दो फॉर्म में कंसीडर और एग्जिस्ट और इससे कंसीडरेशन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है जो डाइफिनाइल, जो मैंने यहाँ पर आपको बाइफिनाइल डेरिवेटिव के बारे में बोला, जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया यहाँ पर दैट इज अ बाइफिनाइल 2,2 डाइसल्फोनिक एसिड, क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? डेफिनेटली कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि जब हम लोग कंपाउंड को मिरर के सामने रख रहे हैं तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जो कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड क्या कर रहा है, कंपाउंड यहाँ पर मिरर इमेज को जनरेट कर पा रहा है और कंपाउंड यहाँ पर मिरर इमेज को जनरेट कर पा रहा है इसीलिए कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव के हिसाब से कंसीडर करेंगे और इसीलिए ऐसा बोला जाता है दिस टू फॉर्म आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, दे डू नॉट इंटर कन्वर्टेड एंड द रूम टेम्परेचर बिकॉज द इनफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द रिंग थ्रू द 180 डिग्री एंगल relative to the other to the height. Though for that reason this is termed is because during the twice process the two SO3H group must become very closer to each other and whenever these two benzene ring become copolar and strong repulsing force are going to be induced and their stability are going to be decreased. That means यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मान लो इस जगह पे आप देख सकते हो
या आपको रिंग नंबर 1 कंसिडर करो और इसको रिंग नंबर 2 कंसिडर करो। तो इस जगह पे मैंने आपको ये बोला, जो इस कंपाउंड को आप इंटर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इस जगह पे इंटर कन्वर्ट होना ये नॉर्मल टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसीलिए कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सपोज एन एग्जांपल मान लो आपको ये रिंग को आप फिक्स करो, फिक्स करके ये रिंग सेकंड नंबर रिंग जो रिंग को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये रिंग को आप रोटेट करोगे। जब आप रोटेट करोगे तो आपका SO3H ग्रुप आप नीचे की तरफ देख रहा है, SO3H ग्रुप आपका इसके यहाँ पर कब आ जाएंगे, इस पॉइंट पे कब आ जाएंगे, इसका पैरेलल कब आ जाएंगे, जब इसको आप 180 डिग्री रोटेशन करवाओगे। लेकिन आप विचार करके देखो, SO3H दोनों के दोनों सेम टाइप के ग्रुप है, तो डेफिनेटली दोनों के अंदर सेम टाइप की चार्ज भी कैरी करेंगे। तो जब इस ग्रुप को तो मैंने यहाँ पर, इस रिंग को तो मैंने फिक्स रखा और इस ग्रुप को जब यहाँ पर रिंग को मैं घुमा रहा हूं, तो जब 180 डिग्री एंगल में इसको रोटेट करवा दूंगा तो उस कंडीशन में SO3H ग्रुप क्या हो जाएंगे, इस SO3H ग्रुप की पैरेलल हो जाएंगे, वो एक करेक्ट के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। और जब नजदीक आ जाएंगे उस जगह पे वो रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेंगे और रिपल्शन फोर्स क्रिएट करने के लिए वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज हो जाएंगे, वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए इसे बोला जाता है, जो हम लोग इसे कंपाउंड को इंटर कन्वर्ट करना चाहे, जो यहां पर मैंने आप देख पा रहे हो, जो बाइफिनाइल के एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिखाया, इस जगह पे कंपाउंड का आप इंटर कन्वर्ट करना चाहते हो तो नॉर्मल टेम्परेचर में ये इंटर कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने अभी आपको समझा दिया, इसको इंटर कन्वर्ट करने की कोशिश भी आप करोगे, इसे 180 डिग्री एंगल में लेके भी आओगे तो दोनों ग्रुप, जो SO3H ग्रुप दोनों साइड में जो आप देख रहे हो, तो 2 नंबर पोजीशन पे जो 2 है, तो उस जगह पे वो एक करेक्ट का नजदीक आ जाएंगे और वो एक करेक्ट के साथ स्ट्रांगली रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेंगे और इसी कंडीशन में वो क्या हो जाएंगे, इसी कंडीशन में कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को डैमेज हो जाएंगे और उस कंडीशन में कंपाउंड क्या हो पाएगा, उस जगह पे कंपाउंड का स्टेबिलिटी डैमेज हो जाएंगे तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो कंपाउंड को एग्जिस्ट नहीं कर पाए तो कंपाउंड स्टेबिलिटी चला जाएंगे और इसीलिए उस जगह पे कंपाउंड के फॉर्मेशन होना स्वाभाविक और कंपाउंड के फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, जो बाइफिनाइल को हम लोग ऑब्जर्व करें तो उस जगह पे हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, बाइफिनाइल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिए जो हम लोगों ने किस तरीके से एक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में और आज की वीडियो में इतना ही है और इसके साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब इस क्वेश्चन को आपको पूछा जाएगा तो क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएंगे मैं फिर से आपको बोल देता हूं। क्वेश्चन को आप कैसे पूछा जा सकता है, जो कंपाउंड के पास आपका एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है फिर भी क्या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, उसे आप एक्सप्लेनेशन करो बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जब के एक क्वेश्चन पूछा जाएंगे उस कंडीशन में आप एलीन और बाइफिनाइल की जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया उस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन कर देना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किए उसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर के साथ उसे एक्सप्लेनेशन करना है। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ नया जानेंगे और देखेंगे और भी कुछ नया क्वेश्चंस को और उसके साथ ही साथ देख लेंगे उस क्वेश्चन को जब पूछा जाएंगे उस क्वेश्चन को आपको कैसे आंसर करना है आपका एग्जाम में, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में, नहीं तो आपका बोर्ड के एग्जाम के अंदर। सो आफ्टर ऑल, थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव and for your valuable comment. Thank you again.